नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार द एग्जाम नेक्सस। आज हम जो हिंदी पढ़ने जा रहे हैं वह हिंदी उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल से लेकर लेखपाल, आरओ यारो और यहाँ तक कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी जहाँ हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं हिंदी के स्वर से। हिंदी में हमारे कितने स्वर हैं। अभी मैं आपको एक एक बात क्लियर करते हुए चलूंगा। आपको वीडियो के अंत में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको इतना करना है कि वीडियो के अंत तक आपको जुड़े रहना है। तो हिंदी के जो स्वर स्वीकार किए गए हैं वो हैं 11 स्वर हिंदी के माने गए हैं। अब ये 11 स्वर कैसे बने और 11 स्वर में पहले कितने थे? तो एक देश है जो आपने सुना होगा, ईरान। ईरान का जो पुराना नाम था वो ब्राइदेस्तान था। इस दा पे छोटी की मात्रा चढ़ेगी, ब्राइदेस्तान था। तो ब्राइदेस्तान में जो लोग रहते थे, कबीला रहता था, वो आर्य बोलते थे उनको। और जो आर्य जिस भाषा में बात करते थे तो उनकी भाषा थी संस्कृत। आर्य जो संस्कृत में बात करते थे और यही से संस्कृत भाषा का विकास हुआ और सबसे पहले जो भाषा बनी उसको हमने नाम दिया वैदिक संस्कृत। क्लियर हुआ? अब वैदिक संस्कृत जब 1500 बीसी से ये भाषा का शुरुआत हुआ, विकास हुआ वैदिक संस्कृत से 1500 से 1000 बीसी तक ये वैदिक संस्कृत चलती रही और इसमें वेद लिखे गए। मुख्य रूप से अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वेद किस भाषा में लिखे गए, तो वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। इसके बाद भाषा थोड़ा अपने आप को परिवर्तित किया और लौकिक संस्कृत बनी। अब ये लौकिक संस्कृत 1000 बीसी से 500 बीसी तक लौकिक संस्कृत चलती रही। इस लौकिक संस्कृत में रामायण लिखी गई और गीता लिखे गए। और उसके बाद जब लौकिक संस्कृत के बाद जब पाली का विकास हुआ, जब भाषा थोड़ी और विकसित हुई और चेंज हुई, तो पाली 500 से 1 एडी तक, यहाँ तक बीसी चल रहा था, अब 500 से 1 एडी तक पाली भाषा अस्तित्व में रही। और इसमें मुख्य रूप से आपसे कोई सवाल पूछे, फॉर एग्जाम्पल, ये बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया था। जो बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में लिखा गया था। तो 1500 से लेकर 1 एडी तक कुल 1500 वर्ष यहाँ पे हो गए वैदिक संस्कृत को पाली में आने में, पाली तक बनने में कुल 1500 वर्ष लगे। अब पाली के बाद प्राकृत, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया, प्राकृत का जो समय काल था वो 1 एडी से लेकर 500 एडी तक प्राकृत अस्तित्व में रही। प्राकृत के बाद अपभ्रंश 500 एडी से 1000 एडी तक अपभ्रंश। लेकिन इसी बीच पाली और इसी बीच प्राकृत और अपभ्रंश के बीच में एक कोई मिली जुली भाषा, जिसमें कुछ प्राकृत भी थी और कुछ अपभ्रंश का भी रूप था, उसको हमने, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमने अवहट नाम दिया। उसमें कुछ संस्कृत का भी, कुछ प्राकृत भाषा का भी कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव दिख रहा था और कुछ अपभ्रंश का भी उसमें प्रभाव दिख रहा था, इसलिए उसका नाम हमने अवहट रखा। वो इसी इन्हीं के बीच में कहीं उसका समय काल रहा होगा। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसको इतना नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि अपभ्रंश के बाद जब हिंदी और थोड़ा अपने आप को चेंज किया बोलचाल में,
तो अब हिंदी जब पूरी तरह से हिंदी बन गई तो 1000 एडी आते आते हिंदी का विकास हो गया। वैदिक संस्कृत 1500 से भाषा की शुरुआत हुई 1500 BC से, और 1000 एडी तक हिंदी बनने में तकरीबन 1500 और 2500 वर्षों का समय लगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि हिंदी बनने में 2500 वर्षों का समय लगा। हिंदी में क्या लिखा गया कोई पूछे तो पृथ्वीराज रासो जो आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, वो हिंदी में लिखा गया। अब हम बात करते हैं भाषा की। देखिए, भाषा से बात करने से पहले अभी हम बात करेंगे हिंदी के जो 11 स्वर हैं, उससे पहले हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि 11 स्वर बनते बनते लौकिक वैदिक संस्कृत में कितने स्वर थे, भ्रंश और हिंदी में तो हमने जानकारी अभी मैंने बताया कि 11 स्वर थे, लेकिन उससे पहले जो अन्य भाषाएं बनी थी, अन्य भाषाएं जो पहले जो अस्तित्व में थी, उनमें कितने स्वर थे। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत इन दोनों भाषाओं में कुल 13 स्वर इस्तेमाल किए जाते, 13 स्वर अस्तित्व में थे। कुछ भी कह सकते हैं कि 13 स्वर की संख्या 13 थी। इसमें दो जो अभी के 11 स्वर हैं वो भी थे, और इसमें एक बड़ा ऋषि था, बड़ा ऋषि, और एक शब्द ये संस्कृत के बाद जो पाली संस्कृत में, पाली जो भाषा निकल के आई, पाली 500 से 1 एडी तक जिसका समय काल रहा, उसमें 10 स्वर यूज किए जाते, 10 स्वर भाषा में 10 स्वरों की संख्या 10 थी। और प्राकृत में भी स्वरों की संख्या इन दोनों में 10-10 थी। इसमें एक तो ऋषि नहीं था, जो 13 स्वर थे उसमें ऋषि नहीं था, और जो नए 2 स्वर थे जो भी मैंने इसे बताया वो भी नहीं थे। अब वृंश में कुल स्वरों की संख्या हो गई 8। अब वृंश आते आते स्वरों की संख्या हो गई 8। इसमें ऋषि भी नहीं था, और बड़ा ए भी नहीं था, और बड़ा ओ भी नहीं था, ए भी नहीं थे, और ऋषि भी नहीं था। तो यहाँ पे सब संख्या हो गई 8। अब हिंदी आते आते जब हिंदी का समय आया तो स्वरों की संख्या होगी 11। अब इसमें 11 स्वर कौन कौन से, सब विस्तार से पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो देखो कि भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति भाष नामक धातु से हुई है। अब आपके दिमाग में धातु शब्द आया होगा। धातु शब्द का मतलब होता है मूल शब्द। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष नामक मूल शब्द से या धातु से हुई है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चारित, जो हम उच्चारण करते हैं, वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों से गठित शब्दमयी सर्जना भाषा कहलाती है। यह वांग्मय का हिस्सा है, यह वांग्मय का हिस्सा है। दोबारा से पढ़ेंगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष नामक धातु से हुई है। मनुष्य द्वारा, ये थोड़ा गलत लिख दिया, वाणी से उच्चारित, वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों से गठित शब्द में सर्जना भाषा कहलाती है। यह वांग्मय का हिस्सा है। अब आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा वांग्मय। देखिए वांग्मय क्या होता है। वांग्मय शब्द 2 शब्दों से मिलाने से बना है, एक तो वाक और दूसरा मय। वाक प्लस मय, इन 2 शब्दों से वांग्मय बना है। वांग्मय का मतलब होता है किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति या समझने समझाने का तरीका। जहां किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो, अर्थात किसी ध्वनि संकेतों के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से, या इशारा या पोस्टर या किसी भाव के माध्यम से व्यक्ति अर्थ ग्रहण करता है या अर्थ ग्रहण करने की
चेष्टा करता है, तो वह जो स्थिति होती है उसको वाङ्मय कहते हैं, और इसी वाङ्मय का हिस्सा भाषा है। इसी वाङ्मय का भाषा हिस्सा है। तो अब भाषा के पक्ष बात करेंगे, भाषा के पक्ष की। तो भाषा के पक्ष हैं, दो पक्ष स्वीकार किए गए हैं, एक तो मौखिक पक्ष और दूसरा लिखित पक्ष। मौखिक पक्ष में क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, या हम ऐसा परिभाषा लिख सकते हैं कि भाषा का वह रूप जो ध्वनि पर आधारित होता है वो मौखिक पक्ष कहलाता है। यही मौखिक पक्ष भाषा का आधार है। मौखिक पक्ष में ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं, ध्वनि को किन नाम से जानते हैं? ध्वनि को एक तो हम बोल सकते हैं, ध्वनि जो होती है मौखिक पक्ष में, ध्वनि को स्वनिम, स्वनिम या एक और बोल सकते हैं, स्वनिम को बोल सकते हैं स्फोट कहा जाता है। स्वनिम या स्फोट कहा जाता है। जो मौखिक पक्ष में ध्वनि को स्वनिम या स्फोट कहा जाता है। और दूसरा जो पक्ष होता है लिखित पक्ष। जो लिखित पक्ष है, भाषा के जो उच्चारित रूप को, जो हमने बोला, उसको लिपिबद्ध करके व्यवस्थित रूप में सजाना ही भाषा का लिखित पक्ष कहलाता है। केंद्रीय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, केंद्रीय हिंदी समिति, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले क्या था कि 52 वर्णों को हमारी हिंदी में स्वीकार किए गए थे, लेकिन अभी जल्दी में ही 53वां वर्ण भी ऐड हुआ है, जिसको हम विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। ये पहले ऐसे जो बनता है, और इसका जो हम उच्चारण करते हैं, इसका ला के आता है विशिष्ट व्यंजन का। पहले मलयालम और कुछ भाषाएं इसका प्रयोग करती थी, लेकिन अब हिंदी में भी इस वर्ण को स्वीकार कर लिया गया। तो अब हमारे पास कुल वर्णों की संख्या होगी 53।